हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जे बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में 10वीं की फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग 30 वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो बिल्कुल वायरल है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग 30 प्रश्न करेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है प्रश्न 1 से 30 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 30 पूछा जाता है, ये आपको पता ही होगा, और 30 का 30 अगर उत्तर दे देते हैं तो आप बिल्कुल 30 नंबर के हकदार बन जाते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ को जो है हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो जल का भी करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का जो उपयोग हम लोग है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। देखिए, समतल दर्पण के सामने खड़ा है तो लड़का से दर्पण का दूरी कितना है, 100 मीटर। तब हम लोग का जो दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना दूर पे बनेगा, 100 मीटर के दूर पर। तो 100 पूछ रहा है लड़का और प्रतिबिंब के बीच का, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को देखते चलिए और याद करते चलिए, समझते चलिए। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न में कहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जूल जो है वो किसका होता है, कार्य का होता है, और वाट जो होता है वो शक्ति का होता है, और ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। तीनों याद कर लीजिएगा। इसके अलावा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और जूल जो होता है वो कार्य का होता है, वाट जो होता है शक्ति का होता है, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। तो ये चारों चीज को याद रखिएगा, चारों में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा ही। देखिए, ये सभी प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, जरूरी नहीं यहीं से सब प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ से आपको 5 प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। या पूछ दे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो भी 2 नियम है। याद रखिएगा, परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब विद्युत धारा जिससे उत्पन्न किया जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। आइरिस जो है आँख का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछता कि दूर कितना देख सकता है, सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितना दूर तक देख सकता है, तो हो जाएगा अनंत देख सकता है। ऑप्शन नंबर तब डी हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है निकटतम, तो 25 सेंटीमीटर होगा। सभी चीज़ों को याद करके रखिएगा, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल सभी प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, 2 ओम, 3 ओम और
6 ओम प्रतिरोधकों को परिश्रय क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो 1/r बराबर होता है, 1/r बराबर होता है क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस हो जाएगा 1/r3। तो सबसे पहले R1 क्या है हम लोग के पास, R1 है हम लोग के पास 2 ओम है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 1/r बराबर, तो हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा आपका, इसको एलसीएम करके निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 6/6 आ जाएगा। अब अगर इसको हल करके निकालिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 1 ओम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH होल 2 होता है, CaOH होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है हमारा शरीर का जो पीएच मान है किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर का जो पीएच मान है वो किस सीमा में जो है सही तरीके से काम करता है। तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में अगर पीएच मान रहता है हम लोग का शरीर का, तो वो सही तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और एक बात है कि आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है। एक वीडियो देख के चले जाते हैं, वहां से आपको कुछ ही प्रश्न पूछता है तो आप लोग फिर आके बोलने लगते हैं। तो सभी वीडियो को देखिएगा तो आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है लेटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लेटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत किससे मिलता है हम लोग को, तो याद रखिएगा दही से मिलता है। कौन सा स्रोत है जिससे प्राकृतिक स्रोत है जिससे हम लोग को लेटिक अम्ल मिलता है, तो दही से हम लोग को लेटिक अम्ल मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अनुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा H2SO4 क्या होता है, H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का टूटना भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बाद किण्वित अंगूर का भी जो है ये रासायनिक अभिक्रिया से ही बनता है उसका, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा MgO होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, चीनी का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 ये जो है किसका सामान्य सूत्र है, तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका, एल्केन का सामान्य सूत्र है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्किन का होता है CnH2n। ये तीनों में से कोई एक प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान
कहाँ पे होता है? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋंद्र में होता है। कहाँ पे? ऋंद्र में हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? मतलब थायरॉक्सिन जो है कहाँ पे बहता है? तो थायराइड में बहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त जो है इनमें से किसकी उपस्थिति कारण, किसके कारण जो है वो लाल कलर का दिखता है? तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो है रक्त लाल दिखता है। हेमोग्लोबिन अगर ना रहे रक्त में तो वो लाल नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली जो है कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। भोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पचना उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, बिल्कुल बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है यहाँ से। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन जो है वो एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो हो जाएगा वो एक लैंगिक पादप का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फूलों में नर जनन अंग होता है। फूलों में नर जनन अंग कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा पुंकेश्वर में जो है फूलों में नर जनन अंग रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में जो है कितने जोड़े में पूछा है तो गुणसूत्र 23 हो जाएगा। अगर पूछता कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तब 46 होता। यहाँ जोड़ा में पूछा है तो 23 होगा। अगर डायरेक्ट पूछे जोड़ा नहीं लगाए तब 46 होगा गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो इसका उत्तर बहुत ही ईजी है, आप लोग का कमेंट पर जरूर बताइएगा कौन होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों में से कौन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट पर देना है। तो ये 30 प्रश्न आपको हम करवाए हैं। इसी तरह से और भी प्रश्न आपको हम करवाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।